साल 1991, एक ऐसा वक्त सोच कर देखिए जब भारत अपने सबसे बड़े आर्थिक तूफान के बीचों बीच खड़ा था। बिल्कुल। देश का जो खजाना था, मतलब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, वो लगभग खाली हो चुका था। जी। हालत ये थी कि हमारे पास बाहर से कुछ भी मंगाने के लिए सिर्फ 2 या 3 हफ्तों का पैसा बचा था। सिर्फ 2-3 हफ्ते, ये किसी भी देश के लिए एक दुस्वप्न जैसा है। और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि हमें अपना कर्ज चुकाने के लिए अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। हाँ। तो आज हम इसी दौर की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे 1991 के उन ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों को, जिन्होंने न सिर्फ भारत को बचाया बल्कि उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। और देखिए, 1991 के उस संकट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस माहौल को समझना होगा जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था दशकों से जी रही थी। मतलब आजादी के बाद वाला दौर? जी, आजादी के बाद से लेकर 1990 तक का जो दौर था, उसे लाइसेंस परमिट कोटा राज कहते थे। ये क्या था असल में? इसका मतलब ये था कि अगर आपको एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगानी है तो सरकार से दर्जनों लाइसेंस और परमिट लेने पड़ते थे। हर चीज पर सरकार का नियंत्रण था। अच्छा। और पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकारी कंपनियों का दबदबा था, जो अक्सर घाटे में चलती थी। कोई कंपटीशन था ही नहीं, इसलिए अकुशलता बहुत ज्यादा थी। यानी अर्थव्यवस्था को एक तरह से जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। और इसका नतीजा आंकड़ों में भी दिखता होगा ना? हाँ, बिल्कुल साफ। उस दौर में हमारी औसत जीडीपी विकास दर बड़ी मुश्किल से 3.5% तक पहुंच पाती थी। हाँ, मैंने पढ़ा, इसे मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते थे। बिल्कुल। और 1990-91 तक आते आते सरकार का जो राजकोषीय घाटा था, मतलब आमदनी और खर्च का अंतर, वो जीडीपी का 8.4% हो गया था। बाप रे। महंगाई दर 13% को छू रही थी और उद्योगों की विकास दर तो गिरकर सिर्फ 0.6% रह गई थी। मतलब अर्थव्यवस्था हर पैमाने पर हाँफ रही थी। और ऐसे नाजुक हालात में एक बाहरी झटके ने, मुझे लगता है, स्थिति को और भी बदतर बना दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1990 में खाड़ी युद्ध छिड़ गया। सद्दाम हुसैन वाला? जी, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और पूरी दुनिया में खलबली मच गई। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। और भारत तो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही खरीदता है। बिल्कुल। तो हमारा इंपोर्ट बिल अचानक लगभग दुगना हो गया। इसने हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को इतना बढ़ा दिया कि अब हमारे पास डॉलर बचे ही नहीं। ये उस संकट की आग में घी डालने जैसा था। देश सचमुच दिवालिया होने के कगार पर था। हाँ। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बिगड़ चुके थे कि भारतीय रिजर्व बैंक को चुपचाप रातों रात अपना सोना विदेशों में भेजना पड़ा। जी, 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास और 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखा गया। ये एक तरह से देश के आत्मसम्मान को दांव पर लगाने जैसा था। लेकिन शायद इसके अलावा कोई और रास्ता बचा भी नहीं था। और इसी कदम के बाद दुनिया को भरोसा हुआ कि भारत अपने वादे पूरे करेगा। और तब जाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से हमें मदद का रास्ता खुला। यहाँ उन लोगों को याद करना बहुत जरूरी है जिन्होंने उस तूफान में जहाज को संभाला। बिल्कुल। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे, उन्होंने समझा कि अब कड़े फैसले लेने ही होंगे और उन्होंने इसकी राजनीतिक कीमत चुकाने का जोखिम भी उठाया। और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, वो इन सुधारों के मुख्य वास्तुकार बने। उनके साथ C रंगराजन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, P चिदम्बरम, मतलब एक बेहतरीन टीम थी जिसने इस पूरी योजना को जमीन पर उतारा। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास की धारा बदल दी। 24 जुलाई 1991, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में नई औद्योगिक नीति पेश की। मुझे उनका वो मशहूर कोट हमेशा याद रहता है। कौन सा? धरती की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। वाह! ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक नए भारत का ऐलान था। चलिए अब इन सुधारों को थोड़ा खोल कर समझते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर LPG कहते हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हाँ, इनको हम 5 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि समझना आसान हो। ठीक है। पहला और सबसे जरूरी था औद्योगिक नीति में सुधार। सरकार ने एक झटके में 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस की जरूरत को खत्म कर दिया। मतलब कोई भी फैक्ट्री लगा सकता था। हाँ, बिना सरकारी बाबुओं के चक्कर काटे। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा को कंट्रोल करने वाला जो सख्त कानून था, फेरा, उसको नरम किया गया, जो बाद में 1999 में फेमा बना।
और बड़ी कंपनियों के विस्तार को रोकने वाले MRTP एक्ट में भी ढील दी गई। तो उद्योगों को तो आजादी मिल गई, लेकिन इससे विदेशी मुद्रा की समस्या वो तुरंत हल नहीं होती। असली पैसा तो व्यापार से आना था। बिल्कुल, और यही हमारा दूसरा स्तंभ था, व्यापार नीति सुधार। अब तक भारत में बाहर से कुछ भी मंगाना लगभग नामुमकिन था। हर चीज पर भारी टैक्स और कोटा था। हाँ। सरकार ने धीरे धीरे आयात लाइसेंसिंग को खत्म करना शुरू किया, लेकिन इससे भी ज्यादा साहसिक कदम था भारतीय रुपए का अवमूल्यन करना। अच्छा, वो जो 2 बार किया गया था? जी, 1 और 3 जुलाई 1991 को 2 चरणों में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगभग 20% कम कर दी गई। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, अपनी करेंसी की कीमत कम क्यों की गई? ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। अच्छा। देखिए, जब रुपया सस्ता हो गया तो विदेशी खरीदारों के लिए भारत का सामान भी सस्ता हो गया। अच्छा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो गए? एग्जैक्टली। अचानक हमारे कपड़े, हमारे मसाले दुनिया के बाजार में ज्यादा आकर्षक हो गए। इससे हमारे निर्यात को जबरदस्त उछाल मिला और देश में डॉलर आने शुरू हुए। समझ गया। तो दरवाजे खोल दिए गए, उद्योगों का आजादी, व्यापार को बढ़ावा। इसके बाद पैसों के लेन देन यानी बैंकिंग और शेयर बाजार की बारी आई होगी। हाँ, तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था वित्तीय क्षेत्र में सुधार। शेयर बाजार में धोखाधड़ी रोकने और छोटे निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सेबी को 1992 में एक कानून के जरिए ताकतवर बनाया गया। ये बहुत जरूरी था। बहुत। और अब तक रिजर्व बैंक तय करता था कि बैंक किस दर पर कर्ज देंगे। इस नियंत्रण को खत्म किया गया और बैंकों को अपनी ब्याज दरें तय करने की आजादी दी गई। चौथा हिस्सा था राजकोषीय सुधार। सरकार ने अपने खर्चों पर लगाम कसने और टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने के लिए चेलैया समिति बनाई और पहली बार सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने यानी विनिवेश की शुरुआत हुई। और पांचवा और शायद सबसे बड़ा बदलाव जिसने भारत की तस्वीर ही बदल दी, वो था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। जी, पहली बार भारत ने सही मायनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI और विदेशी टेक्नोलॉजी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। फोर्ड, जनरल मोटर्स, कोका कोला, ये सब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत आने लगी। और इसका असर तो जबरदस्त हुआ, खासकर टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और सबसे बढ़कर एक कंपटीशन का माहौल बना। अगर हम 1991 से आज के भारत की तुलना करें तो ये बदलाव किसी जादू से कम नहीं लगता। आंकड़े तो यही बताते हैं। आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। 1991 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार महज $1.2 बिलियन था। आज ये $650 बिलियन के आसपास है। और उस साल GDP विकास दर 1.1% पर आ गई थी और उसके बाद से भारत ने औसतन 6-7% की दर से तरक्की की है। इसका असर आम आदमी पर भी पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। विश्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो 1991 में भारत की करीब 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। आज ये आंकड़ा घटकर 21% के आसपास आ गया है। और FDI जो तब लगभग 0 था, आज सालाना $70 बिलियन से ज्यादा आता है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था की बनावट ही बदल दी। हाँ, यहाँ पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। इन सुधारों ने अनजाने में एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना दी जो थोड़ी अटपटी थी। अटपटी कैसे? जैसे चीन या दक्षिण कोरिया, उन्होंने पहले मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया, फैक्ट्रियां लगाईं और फिर सर्विस सेक्टर की तरफ गए। भारत ने वो मैन्युफैक्चरिंग वाली सीवी को लगभग लांग दिया और सीधे सर्विस आधारित इकोनॉमी बन गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। हमारे यहाँ IT और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने जबरदस्त तरक्की की और भारत दुनिया का आउटसोर्सिंग हब बन गया। सेवा क्षेत्र का GDP में योगदान 55% से ज्यादा हो गया। एक बड़ा खर्च करने वाला मध्यम वर्ग तैयार हुआ। ये भारत की कहानी है, एक संकट से उभरकर G20 जैसी वैश्विक ताकत बनने की। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इन सुधारों की आलोचना भी जमकर होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि विकास की इस चमक ने एक गहरी परछाई भी पैदा की। क्या ये विकास समावेशी था? ये सवाल आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है और सुधारों का विश्लेषण करते समय हमें इसकी चुनौतियों को निष्पक्ष रूप से देखना ही होगा। जैसे सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इससे आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी। अमीर और गरीब के बीच की खाई वो चौड़ी होती चली गई। हाँ, ये बात तो उठती है। और यहीं से रोजगार विहीन विकास या जॉबलेस ग्रोथ की अवधारणा सामने आई, जिसकी बात आपने अभी की। GDP तो बढ़ी,
लेकिन उस अनुपात में अच्छी नौकरियां पैदा नहीं हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, बैंगलोर में बैठा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वैल्यू पैदा करता है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ एक नौकरी है, जबकि एक फैक्ट्री हजारों लोगों को रोजगार देती है। समझ गया। लेकिन उस दौर की सरकारों के सामने एक सोच तो थी, आत्मनिर्भरता की, छोटे उद्योगों को बड़ी कंपनियों से बचाने की। क्या सुधारों की उस लहर में उस सोच को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया? ये एक जायज बहस है। कई लोगों का मानना है कि हुआ यही। लघु उद्योग क्षेत्र अचानक से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने असुरक्षित हो गया, जिनके पास पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, ब्रांडिंग की ताकत थी। और सरकारी कंपनियों का क्या हुआ? कई सरकारी कंपनियां भी इस नए कंपटीशन में टिक नहीं पाईं और कमजोर हो गईं। और सबसे बड़ी कमी शायद कृषि क्षेत्र में रह गई। एग्रीकल्चर सेक्टर। जी, भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन उस क्षेत्र में उतने गहरे और जरूरी सुधार नहीं हुए जितने उद्योग और सेवा क्षेत्र में हुए। नतीजा ये हुआ कि खेती लगातार पिछड़ती गई और गांवों और शहरों के बीच की खाई बढ़ती गई। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि 1991 ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया इंजन तो दिया, लेकिन उस गाड़ी में बैठे सभी लोग एक ही रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल, कुछ लोग बहुत आगे निकल गए और कुछ पीछे छूट गए। ये सवाल आज भी कायम है। और ये समझना भी जरूरी है कि 1991 के सुधार कोई एक दिन का इवेंट नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है। आज की सरकार की मेक इन इंडिया या उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन मतलब PLI योजनाएं, ये सब उसी कमी को पूरा करने की कोशिश है जिसकी बात आपने की, यानी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना। हाँ। हम आज भी दुनिया के देशों से मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं। आज जो हम स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोनॉमी का बूम देख रहे हैं, वो भी उसी उदारीकरण की नींव पर खड़ा है। आत्मनिर्भर भारत की बात भी असल में उसी सोच का विस्तार है। यानी 1991 में जो रास्ता चुना गया था, देश आज भी मूल रूप से उसी पे चल रहा है। बस समय और जरूरतों के हिसाब से उसमें नए मोड़ और पड़ाव आते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो 1991 की कहानी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है। ये एक गहरे संकट से पैदा हुए अवसर की कहानी है। ये बताती है कि कैसे मुश्किल समय में लिए गए साहसिक फैसले एक देश की तकदीर बदल सकते हैं। ये भारत के साहस, सुधार और नए आत्मविश्वास की कहानी है। सही कहा आपने। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। 1991 के सुधार एक मजबूरी का नतीजा थे, एक गहरे संकट की देन थे। सवाल यह है कि स्थिरता के दौर में जब कोई तात्कालिक संकट सिर पर न हो, तब इस तरह के मौलिक और दूरगामी बदलाव लाने के लिए किसी देश को किस चीज की जरूरत होती है?